नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा उनका काम आतंक फैलाना और लोगों को प्रताड़ित करना। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बारामती में 45 मिनट बंद रहे ईवीएम गोदाम के सीसीटीवी। सुप्रिया सुले के गंभीर आरोपों के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पहले 400 पार कहते थे, अब 150 भी नहीं बोल पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, गारंटी दे रहा हूँ कि 4 जून के बाद मोदी सरकार की विदाई तय है। इसी के साथ खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर सचिन पायलट का बड़ा दावा। रायबरेली में सिंगल डबल इंजन दोनों लगा दिए, फिर भी राहुल गांधी जीत रहे हैं। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मैं फिर जेल चला जाऊंगा। हरियाणा में रैली के दौरान दहाड़े सीएम अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन तय है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उनका काम आतंक फैलाना और लोगों को प्रताड़ित करना। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इन दिनों अमेठी और रायबरेली में खूब प्रचार कर रही हैं और बातचीत में प्रियंका गांधी ने दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। और प्रियंका गांधी ने बीजेपी से मुकाबले के सवाल पर कहा कि उनका मुख्य काम आतंक फैलाना और लोगों को प्रताड़ित करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बारामती में 45 मिनट बंद रहे ईवीएम गोदाम के सीसीटीवी। सुप्रिया सुले के गंभीर आरोप के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। जी दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में जिस गोदाम में वोटिंग मशीनें रखी गई थी, वहां का सीसीटीवी सिस्टम 45 मिनट तक बंद था। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो पोस्ट कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह संदेहास्पद है कि ऐसी जगह पर सीसीटीवी बंद कर दिया जाए जहाँ ईवीएम जैसी बेहद महत्वपूर्ण चीज रखी हो। इस संबंध में सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान के बाद सुबह जहां ईवीएम मशीन रखी गई, वहां के सीसीटीवी कैमरे 45 मिनट के लिए बंद कर दिए गए। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये संदेहास्पद है कि जहां ईवीएम जैसे बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हुई हैं, वहां सीसीटीवी बंद है। ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है। आरोप है कि इस संबंध में जब चुनाव प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि इस स्थान पर टेक्नीशियन भी उपलब्ध नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले 400 पार कहते थे, अब 150 भी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, गारंटी दे रहा हूं कि 4 जून को मोदी की सरकार जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 3 मई को नामांकन करने के बाद राहुल गांधी रायबरेली में थे और उसके साथ मंच साझा कर रही बहन प्रियंका गांधी, जो 6 मई से रायबरेली और अमेठी में प्रचार की कमान संभाले हैं। प्रियंका गांधी ने माइक संभालते ही कहा कि आज मैं अपने बड़े भैया यानी आपके प्रत्याशी राहुल गांधी को आपके बीच लेकर आई हूं और आपसे ये बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की सिर्फ आपकी समस्याओं को जानने के लिए। देश में इस तरह का कोई नेता नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जो कहा वो करके दिखाया। इससे अच्छा सांसद आपको नहीं मिल सकता। वहीं अमेठी छोड़कर रायबरेली से ताल ठोक रहे कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी ने सोमवार को पहली बार यहां की चुनावी सभा में अब की बार 400 पार के नारे पर प्रधानमंत्री की चुटकी ली। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार की बातें करते थे, अब 150 भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक बात की फिर गारंटी दे रहा हूं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने संबोधन की शुरुआत में रायबरेली तथा गांधी नेहरू परिवार के संबोधन की याद दिलाकर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने सोमवार को रायबरेली में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। महाराजगंज और गुरुबख्शगंज में उन्होंने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मंच साझा करके मोदी सरकार को घेरा, तो लालगंज व ऊंचाहार में अकेले ही संबोधित किया। महाराजगंज में राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान को नष्ट करने में लगे हैं। आपको मालूम है कि जो भी आपको मिला है संविधान से मिला है। संविधान के बिना जनता की सरकार नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार होगी। सरकारी रोजगार और आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने मीडिया को कोसते हुए कहा कि कभी गरीब किसान का इंटरव्यू नहीं देखा होगा, लेकिन अंबानी के घर की शादी देखी होगी। देश में सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उसके खाते में वर्ष में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जुलाई में देखेंगे कि 8500 रुपये उसके खाते में और हर महीने में इतनी ही धनराशि उनके खाते में पहुंचेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
तरफ राहुल गांधी को लेकर सचिन पायलट का बड़ा दावा, रायबरेली में सिंगल डबल इंजन दोनों लग गए फिर भी हो रहा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में रायबरेली की सीट पर सबकी नज़र है और इस सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी का गढ़ रही इस सीट पर अब बेटे राहुल गांधी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनके प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। यहां सचिन पायलट ने राहुल गांधी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है और यहां से राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत कर भी आएंगे। सचिन पायलट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से न केवल रायबरेली में बल्कि पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। रायबरेली के लोग यहां मन बनाकर बैठे हैं कि राहुल गांधी को जिताना है, पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगा रही है, सत्ता का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, सिंगल और डबल इंजन दोनों यहां लगाए गए हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि लोग पहले ही मन बना चुके हैं। सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि ये चुनाव जाति, धर्म और बिरादरी से ऊपर उठ चुका है और ये अब भविष्य का चुनाव है और रायबरेली के लोग राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता 20 मई को राहुल गांधी को भारी मतों से जिताएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मैं जेल। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में रैली के दौरान बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इस बीच चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे प्रचार के लिए 20 दिन की मोहलत मिली है, ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि मुझे प्रचार के लिए जमानत मिली। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों के रास्ते में केंद्र सरकार के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस ने कीलें ठोक दी थी। उन्होंने हमारी पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी की। हरियाणा के लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो इसका जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है। बीजेपी की 230 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही हैं, मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं आपको गारंटी देकर जा रहा हूं, मैंने दिल्ली में जो गारंटी दी थी उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी यह है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी गारंटी यह है कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली और गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर के गांव-गांव में शानदार सरकारी स्कूल बनवाऊंगा, ऐसे स्कूल बनवाऊंगा प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। देश भर में गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनवाऊंगा और हर जिले में बेहतरीन सरकारी सिविल अस्पताल बनवाएंगे और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का हर इलाज बिल्कुल फ्री करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कन्नौज में मंदिर धुलवाने के मामले में अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले अब होगा गिन गिन कर हिसाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और इन 4 चरणों की हवा बुंदेलखंड तक पहुँच गई है। इन चरणों में भाजपा धराशायी हो चुकी है। बुंदेलखंड की जनता भाजपा के अहंकार को खंड खंड करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया अलायंस से सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उरई के मैकेनिक नगर मैदान पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहां के भाजपा प्रत्याशी के लिए वो खटारा सरकार का खटारा प्रत्याशी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम को धोखे में नहीं रहना चाहिए, एनडीए के 400 सीट जीतने के सवाल पर बोले राज बब्बर। जी दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेता राज बब्बर उतारा है। इंडिया अलायंस को उम्मीद है कि वो इस बार गुरुग्राम में जीत हासिल कर पाएंगे और इस बीच राज बब्बर ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। राज बब्बर अपनी रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप दूर दराज के लोगों से अगर पूछेंगे तो उन्हें यहाँ के संसद का चेहरा भी पता नहीं होगा। क्या गुरुग्राम की भी वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है?
इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी ध्रुवीकरण नहीं होगा, यहाँ की जनता अपने मुद्दों पर अपने सांसद का चुनाव कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले उनके निर्देशों पर ही बीजेपी से लड़ रहा हूं। बिहार में सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और इससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि आज भी उनके साथ हैं वो और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने उन्हें कहा था कि बीजेपी 2014 में आई और 2024 में जाएगी। नीतीश जी भी यही चाहते हैं और हम उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी उनके साथ हैं, नीतीश जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, उनके आशीर्वाद से ही हम बीजेपी को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, हम उनके निर्देश पर ही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज है। वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग पिछले 18 सालों से सत्ता में हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो लोग भी इतने वर्ष सरकार में थे, लेकिन दोनों सरकार ने ईबीसी, ओबीसी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण 75% क्यों नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि आरक्षण बढ़े। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आदित्य सिंह की चुप्पी से रायबरेली सीट पर बीजेपी की रणनीति को लग सकता है झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और पार्टी ने इस बार राहुल गांधी को यहां उम्मीदवार बनाया है ताकि पार्टी अपने गढ़ को बरकरार रख सके। ये जगह बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम है और यहाँ का मुकाबला उसके लिए भी कठिन परीक्षा की तरह है। प्रदेश के मंत्री दिनेश सिंह लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में रायबरेली सदर से बीजेपी विधायक आदित्य सिंह की मौजूदगी नहीं देखने को मिल रही है और इससे बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को झटका लग सकता है। कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट जीती थी और वो रायबरेली से थी। बीजेपी ने पिछली बार अमेठी सीट जीत ली थी और इस बार उसकी योजना रायबरेली को भी गांधी परिवार और कांग्रेस से मुक्त करने की है। इस रणनीति के तहत पार्टी ने सबसे पहले कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह को अपनी पार्टी में लिया है। कन्हैया कुमार मेरे को इसमें सबसे प्रथम श्रेणी में प्रथम सबसे आगे नजर आते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार एक ऐसी शख्सियत है जो गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे हैं, जो दर्द बन लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं, जो जानते हैं कि जनता का दर्द क्या है, जो जानते हैं कि इस देश को कैसे संवार सकते हैं और सबसे काबिल हैं। आप उन्होंने JNU से PhD करी है और बहुत काबिल और सुलझे हुए आदमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार की आवाज़ वो कन्हैया कुमार की आवाज़ नहीं है, बल्कि उनकी अपनी आवाज़ है। और यही वजह है कि आज कन्हैया कुमार को आम आदमी पार्टी नहीं लड़ा रही, आज उसको कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ा रही, आज उसको सपा नहीं लड़ा रही है, बल्कि उसको जनता लड़ा रही है। और आप देखेंगे कि पूरा सैलाब जनता का उमड़ा पड़ा है उनके नॉमिनेशन के रैली में। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2 बार सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, उनके सामने कन्हैया कुमार है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार प्रथम श्रेणी में है? 2 बार का सांसद बनना और किसी के अंदर काबिलियत होना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सांसद बनना तो किसी की काबिलियत है तभी तो सांसद बने हैं ना। वो काबिलियत से नहीं बने, वो तो जो है कृपा दृष्टि हो गई मोदी जी की, उससे बन गए। लेकिन अब जनता उनके सामने खड़ी है, अब बन के दिखाएं वो कि कैसे जीतेंगे। और जैसे मैंने कहा कि कन्हैया जी से दो बातें कर लें, कन्हैया जी के साथ मनोज तिवारी 2 बातें कर लें तो समझ में आ जाएगा किसकी काबिलियत कितनी है। और कन्हैया जी जो है वो तमाम, मैंने कहा कि गरीबों की आवाज़ है और ये काबिलियत से ऊपर उठकर भी जो आदमी यहाँ से फील करता है, यहाँ से महसूस करता है कि दर्द क्या है और भुखमरी क्या होती है। कन्हैया एक गरीब घर से है, गरीब परिवार से है, वो करोड़पति आदमी नहीं है जिनकी 20-20 गाड़ियाँ और वो घूम रहे हैं। वो जानते हैं गरीबों का दर्द क्या है। आज देखिए नॉमिनेशन के अंदर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो जानते हैं कि गरीब आदमी पैदल, उसके पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो पैदल ही काम करते हो। कन्हैया जी उसी पैदल तरीके से गांधी जी की पद चिन्हों पे चलते हुए यहाँ पे नॉमिनेशन करने आए हैं। लेकिन आप जो ये बड़ी बड़ी बातें हमेशा कांग्रेस की तरफ से आती हैं, बड़े बड़े वादे करती है हर बार। पिछले चरण के जो चुनाव हुए थे तब भी हमने यही सुना था कि जी कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन पिछले चरण के चुनाव का नतीजा आपके सामने है। अब क्या लगता है आपको कि इस चरण में क्या होने वाला है? ईवीएम मशीनों में गड़बड़ बोली ना। इस चरण में देखिए, इस चरण में फिर कांग्रेस जीत रही है और बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस जीत रही है। बहुत सारे लोग इसके अंदर जो मिसयूज़ कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग ही उनको जिता रहा है, बल्कि उन्हें जनता नहीं जिता रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को वोट डालने तक नहीं दिया जा रहा था। तो क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं था? जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग को स्लो कराया जाता है, तमाम तरह की मशीनरों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरीके से कि वो मशीनरी का इस्तेमाल करके और सत्ता से कांग्रेस को आने से रोका जाए, जनता के दर्दमंद लोगों को आने से रोका जाए, और यही बात है ये जीत रहे हैं।
मुझे नहीं लगता, जैसे कि आप कह रहे हैं हमेशा ये होता है कि जब भी कांग्रेस हार जाती है ईवीएम का रोना होता है, और इस बार तो ये हुआ है कि आम जनता ने ईवीएम की आवाज़ उठाई है लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आगे नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि सत्ता का दुरुपयोग होता है। ईवीएम की अगर हम बात करें वो एक बात का इशू है, लेकिन जहाँ तक सत्ता का दुरुपयोग है, वोटों को डालने की बात करने की बात करते हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं कि वोटों को बड़ी तादाद में वोटों को काट देना। बिल्कुल एंड चुनाव वक्त से पहले पिछली बार चुनाव में क्या हुआ था, बड़ी तादाद में लगभग 25 से 30% लोगों के वोट ही काट दिए गए। आप बताइए, जब चुनाव आयोग इतना चुनाव का जागरूकता फैलाई जा रही है, तमाम लोग वोटों के लिए वोट डालने के लिए आतुर हैं, बेचैन है, उसके बावजूद अगर वोट परसेंटेज डाउन हो रही है तो ये क्या बात का संकेत है? इस बात का संकेत है कहीं ना कहीं मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ मोदी गारंटी दे रहे हैं वो, तो यहाँ आपकी तरफ से भी एक गारंटी कार्ड इशू किया गया है मैनिफेस्टो में, तो क्या लग रहा है आपको कि मोदी गारंटी के आगे कांग्रेस की गारंटी कितना टिकेगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस का कार्य बोलता है, और कांग्रेस पिछले 70 सालों में जिस तरह से उसने काम करे हैं, वापस उन्हीं कामों को, उसे हम गारंटी कह लें या लोगों के बीच में जो भरोसा है, जो कांग्रेस का भरोसा है, उसको बता रही है कि ये कमियां हैं और इन कमियों को आके कांग्रेस दूर करेगी। 25 चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने शामिल करी हैं, जिसमें न्याय है, खासतौर से महिला के सशक्तिकरण की अगर बात करती है कांग्रेस, युवाओं को रोज़गार देने की बात करती है, देश के अंदर न्याय और इंसाफ की बात करती है। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस ने इसमें करी हैं, और उन चीज़ों को कांग्रेस जो है वो गारंटी के रूप में ला रही है। और मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी कुछ नहीं है, वो केवल जुमले हैं, और जुमलों को इस बार जनता पूरी तरीके से नकार रही है। क्या लग रहा है आपको? आप कन्हैया कुमार के साथ अंदर थे जब नामांकन भरा था उन्होंने, तो क्या लगा आपको कि कन्हैया कुमार अंदर जब थे तो नर्वस थे या क्या उत्साह था, वो बताइए, कैसा माहौल था अंदर? पहले तो जो चुनाव कमीशन की जो भी रूल एंड रेगुलेशन था सबने वो बाकायदा फॉलो किए गए। जो 4 लोगों के लिए कहा गया था, 4 लोग में गोपाल राय जी और कन्हैया कुमार जी अंदर गए थे और 1-2 लोग और थे, लेकिन जोश की अगर बात है, भरपूर जोश था वहाँ। और भी मीडिया के लोग थे, वो बहुत उन्होंने कोशिश करी कि भाई हमें इंटरव्यू लें, लेकिन कन्हैया जी अपना जो शांतिपूर्वक जो कानूनन जो प्रक्रिया थी उसको अपनाते हुए फिर वो अपना बाहर आए। अब वो रैली लेके, मतलब जो भी उनके अभी जोश आपको उस रैली में दिख जाएगा 5 मिनट में। अच्छा, मैंने अभी पिछले दिनों अभी मैं कवर कर ही रही हूँ, जब से नामांकन भरे जा रहे हैं, मैंने देखा है कि कई बार फॉर्म, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनसे फॉर्म भरने में या फिर दस्तावेज़ों में गलतियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ क्या पहली बार में ही अटेम्प्ट क्लियर हो गया? देखिए, फार्म आप चुनाव कमीशन को अगर ब्लैंक भी देंगे वो उसे एक्सेप्ट करेगी। वो जब स्क्रूटनी होती है उसमें वो रिएक्ट करती है। जो ये फार्म भरा गया था, ये बाकायदा एक चीज़ को देखते हुए, एक कॉलम को देखते हुए भरा गया है, और इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमी या बेईमानी? कमी नहीं थी, बेईमानी तो फिर मशीनरी का प्रयोग जो है वो सत्ता पक्ष करता है ना। हमारी तरफ से तो पूर्ति है कागजों की, हर चीज़ की, और फिर भी अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, हमें एक डेफिशिएंसी फॉर्म आता है कि इसमें कोई कमी, आप उसको 24 घंटे पूरा कीजिए। हमें भी इस तरह का फॉर्म मिला नहीं है, तो हमारा फॉर्म ठीक ठाक है। मतलब आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन जो है वो हो चुका है कन्हैया कुमार जी का? नॉमिनेशन हो गया, बहुत जोश और बहुत बढ़िया से हुआ है, बहुत अच्छा नॉमिनेशन हुआ है। क्या लग रहा है कि दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम खड़े हैं इस टाइम पे, तो कैसा माहौल है और क्या लग रहा है चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? बहुत उत्साह है, और कन्हैया कुमार, जैसा कि आप नारे से भी समझ सकते हैं कि लड़ेगी दिल्ली, जीतेगा इंडिया, और बहुत ज़ोरों से आम आदमी पार्टी गठबंधन, इस इंडिया गठबंधन के साथ है, और कन्हैया कुमार को भारी मतों से जिताने जा रही है, क्योंकि ये जन जन की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र पे जो खतरा आ रहा हो ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने की लड़ाई है, और किसानों को अधिकार, जो दुगनी आय करने का वादा किया था, किसानों को अधिकार दिलाने की लड़ाई है, महिलाओं को अधिकार दिलाने की लड़ाई है। जो नारी की सुरक्षा की बात करते हैं, वो हमारी नारी शक्ति, जो हमारे देश का गौरव है, जिन्होंने मेडल लाए जो भारत के लिए, उनको कैसे कुचलने का काम किया, उनको जब उन्होंने आरोप लगाया तो उसकी कोई जांच नहीं कराई गई। नारी शक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने भी तो कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, कुछ पर्सनल हो जाएगा। जो शख्स अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सका, वो देश की नारी को क्या कैसे कह सकते हैं कि उनकी शादी हुई है? अभी तक कोई सबूत है क्या आपके पास? बिल्कुल सबूत है, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ये तो आप आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अब मैं पर्सनल हो जाएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप किसी नारी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। जो अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे पाया, क्या वो भारत की महिला को इंसाफ दे पाएगा? कहते हैं उन्होंने शादी नहीं की है, वो झूठ बोल, फिर वही वाले उनके जुमले चलते हैं ना।
2014 में चले जुमले, 19 में चले, अभी 24 में नहीं चलेंगे। जुमले जब तक चलते रहे मोदी जी के, तब तक उनकी सरकार बनती रही। लेकिन ये 24 में जुमले समाप्त हो चुके हैं। पहले, इससे पहले इनकी पोल नहीं खुली थी, ना महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया खिलाड़ियों के साथ वो पोल खुली थी, पुलवामा केस नहीं खुला था। अभी वैक्सीनेशन का ये जो केस खुला है 500 करोड़ की, जो कंपनी अपना 7 बार डेमो फेल कर चुकी है, उसको वैक्सीनेशन बनाने के लिए आप कैसे दे सकते हैं? और एक एक व्यक्ति को आपने कोविशील्ड लगाया, जो आज ब्रेन हेमरेज से केसेस आ रहे हैं। केरला के अंदर 93 केस आए। क्या प्रज्वल रेवन्ना का केस आपने सुना होगा, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? जी सॉरी, जो यौन शोषण हुआ है 3000 से ज्यादा महिलाओं का, उस बात सुना है कि बाप बेटे दोनों ही इन्वॉल्व हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें मोदी जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर जी, मोदी जी का आशीर्वाद है उनके लेकिन ऊपर। पार्टी से निकाल दिया गया है उन्हें। कितने रेपिस्ट हैं, आप हाथरस कांड देख लो, आप एक मिनट, आप हाथरस कांड देख लो। नारी शक्ति की बात करते हैं कि नारी की सुरक्षा, हाथरस कांड में बेटी को रातों रात जला दिया गया।